जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 है जी। स्लाइड नज़र आ रही होंगी यकीनन आप सबको आज के लेक्चर की। यस सर। ओके, यस सर, आ रही है। जी सर आ रही है। चलें जी, स्टार्ट हम कर लेते हैं। माइक अपने ऑफ रखेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। ये नाजिया रियाज, माइक आपका ऑन है, मेहरबानी माइक ऑफ रखेंगी। जी, तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज। इसमें जो हम है टीचर टेस्ट प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के लिए जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं लीव रूल्स, टाइम टेबल, सब्जेक्ट एंड टीचर वर्कलोड। तीन ये टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जी टॉपिक नंबर 1 लीव रूल से। हमारे सबसे पहली बात तो ये है कि लीव होती क्या है। लीव एक बेसिकली अकोमोडेशन होती है, ठीक है, किसी भी सिविल सर्वेंट को जो अलाउ की जाती है। ये फिर डिस्क्रिशन पे होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूजुअली हमारे यहाँ वही होती है जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, उनको जब ऑर्डर इशू हुए थे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हुए थे, जब वो रेगुलर हुए हैं, जब उनकी प्रमोशन होगी, तो ये सारे के सारे केस कौन डील करता है, कौन फाइनलाइज करता है, कौन किसके साइन स्टैंप के बाद जो है आपको जॉब लेटर मिला या आपको प्रमोशन लेटर मिला वगैरह वगैरह, या रेगुलराइजेशन लेटर मिला, वो होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चाहे मेल है या फीमेल, एलिमेंट्री। ठीक है, तो ये उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी। यूजुअली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक ही होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लीव्स आपको दी जाती हैं सिवाय कैजुअल लीव के, वो सारी की सारी कौन आपको सेंक्शन करता है, अवार्ड करता है या ग्रांट करता है, वो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है। ठीक है, तो लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। लीव को अपना हक ना समझा जाए और इसको एज अ रूटीन जो है, एज अ मैटर ऑफ रूटीन जो है रिफ्यूज़ भी ना किया जाए। पंजाब के अंदर जो लीव रूल्स चल रहे हैं वो कौन से हैं? रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981, 1981 के लीव रूल्स हमारे पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं। ठीक है, अब वन बाई वन देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, लीव्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा कैजुअल लीव के बारे में बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आप लोग यही लीव लेते हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं ताकि फिर वो अर्न लीव समझना आसान हो जाए। अच्छा, आपको ना लीव रूल्स 1981 के मुताबिक आपको एक साल के अंदर 25 लीव अलाउ होती हैं, कैजुअल लीव। इनको इत्तफाकिया रुखसत कहा जाता है, सी लीव, कैजुअल लीव। ये आपको एनुअली 25 मिलती हैं। एक साल ख़त्म हुआ, यानी दिसंबर गया, 1 जनवरी लग गया, तो आपकी पिछली 25 की 25 पड़ी हैं वो ख़त्म, किसी खाते की नहीं है वो। ठीक है, तो ये साल में कितनी मिलती हैं? 25 मिलती हैं। अच्छा, एक महीने में आप कितनी ले सकते हैं मैक्सिमम? एक महीने में आप 10 ले सकते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। आपकी शादी है, बच्चे की शादी है, बेटे की शादी है, ये ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप इकट्ठी एक ही महीने में 10 कैजुअल लीव ले सकते हैं एज़ पर लीव रूल्स। अगर कोई नहीं दे रहा, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाई रूल आपको इकट्ठी 10 ऑर्डिनरी कंडीशन में मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपके कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सीवियर कंडीशंस है, मिसाल के तौर पर बुखार हो जाता है, बंदा बीमार हो जाता है, तो रिकवरी नहीं होती, कोई आंख का ऑपरेशन करा लिया, तो वो मेडिकल लीव नहीं लेना चाहता 10-12 दिन के लिए, तो वो सीवियर कंडीशन के अंदर आपको 15 दिन की मैक्सिमम, यानी एक साथ इकट्ठी एक ही महीने में आप 15 कैजुअल लीव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 25 होती हैं, 10 ऑर्डिनरी कंडीशन में, 15 जो है वो आप मैक्सिमम ले सकते हैं। हमारे यहाँ रूटीन ये बनी है, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जी 2 छुट्टियाँ आपको मिल सकती हैं एक महीने में, तो वही रूटीन आगे फिर हेड भी चलाते हैं और टीचर भी समझते हैं कि शायद तीसरी छुट्टी बाय रूल में ले ही नहीं सकती। यहाँ पे सैंडविच ऑफ लीव का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एक बंदा या बंदी, एक टीचर है, उसने ना सैटरडे को छुट्टी ली और फिर संडे आ गया दरमियान में, फिर मंडे को उसका कोई काम है, मंडे को भी वो छुट्टी लेता है या लेती है, तो संडे जो इन बिटवीन द 2 कैजुअल लीव आता है, ये क्या कहलाएगा? ये भी छुट्टी होगी उसकी। तो इसका मतलब उसने 3 छुट्टियां ली हैं, 2 नहीं ली। अगर कोई हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, सरकारी छुट्टी आ जाती है आपने जो 2 छुट्टियां ली हैं उनके दरमियान, तो वो सारी की सारी, एक छुट्टी है, 2 है, 3 है, मिसाल के तौर पर दिसंबर की छुट्टियाँ होने वाली हैं, आपने आखिरी दिन छुट्टी ले ली, को मजबूरी थी, पहले दिन अगेन आपकी छुट्टी है, बाई रूल वो दिसंबर की सारी छुट्टियाँ आपकी क्या कहलाएंगी? आपकी कैजुअल लीव काउंट होंगी। ठीक है, तो अच्छा, अब ये इमीडिएट ऑफिसर जो भी आपका होता है, ये अभी हम देखेंगे।
वो आपको सेंक्शन करके देता है ये। अब ये थोड़ी सी एक अलग चीज़ है। अब जो लीव रूल्स है ना, अब ये होती है जो कैजुअल लीव होती है ये एनुअल है और इसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। बाकी जो लीव्स हैं ये आपके डे 1 से लेकर डे ऑफ रिटायरमेंट तक आपके साथ चलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, क्या उनका सीन होता है, ये सारी बातें अभी हम देखते हैं। अर्निंग ऑफ लीव। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये जो सरकारी मुलाजिम हैं जो ग्रेड 5 से लेकर 15 तक है, उनकी लीव्स का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? सर्विस बुक पे, सर्विस बुक के ना लीव्स काउंट पे उधर रखा जाता है इसका, सर्विस बुक पे। ठीक है। अच्छा जो एसएसटी हैं या एसएस हैं, हेडमास्टर है, उनका फिर कहाँ होता है जो गजटेड हैं? जो गजटेड है ना इनका एक पेज होता है अकाउंट ऑफिस में, डीडीओ के वहाँ पास, होता है इनका अकाउंट्स ऑफिस में। अच्छा बेसिकली जो ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक जो सरकारी मुलाजमीन है ना, उनके लिए सर्विस बुक होती है, उसके अंदर लीव्स का रिकॉर्ड लिखा जाता है। कैजुअल लीव वहाँ नहीं होती, ये याद रखिएगा। बाकी सारी लीव्स लिखी जाती हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाती है। और इसी तरह जो गस्टेड मुलाजमीन है ग्रेड 16 टू ऑनवर्ड, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस उनका लीव रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उनका एक ही रजिस्टर के अंदर 100-150 लोगों का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो उसको रजिस्टर को वॉल्यूम बोला जाता है, तो मुख्तलिफ वॉल्यूम्स होते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है हमने अर्निंग ऑफ लीव्स। आपने अक्सर सुना होगा कि एक सरकारी मुलाजिम रिटायर हो रहा है, उसकी जी 600 छुट्टियाँ पड़ी हैं उसके खाते में, उसके अकाउंट में 700 पड़ी हैं, 900 पड़ी हैं, 300 पड़ी हैं, 150, इस तरह की आपने सुनी होंगी बातें। चूँकि आप में से बहुत से लोग अभी इनिशियल सर्विसेज के इनिशियल स्टेजेस पे होंगे, 5 साल 10 साल तक का एक्सपीरियंस होगा, बहुत कम लोग होंगे जो सीनियर होंगे। तो अर्निंग ऑफ लीव्स किसको कहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि डिपार्टमेंट ने 2 कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। एक कैटेगरी है वोकेशनल स्टाफ और एक होता है नॉन वोकेशनल स्टाफ। वोकेशनल स्टाफ में वो लोग आते हैं जिनको गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां मिलती हैं। सारे के सारे टीचर्स, चाहे वो पीएसटी है, ईएसटी है, एसएसटी है, एसएस है, ट्रिपल एस है, ये सारे के सारे सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियाँ अवेल करें, जैसे इस वक्त आप लोग इंजॉय करें। तो ये कहलाते हैं वोकेशनल स्टाफ। इनके अलावा स्कूल का हेडमास्टर, हेडमास्टर से मुराद यहाँ पे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल का हेड टीचर नहीं, वो भी वोकेशन के अंदर आते हैं, उनको भी छुट्टियाँ होती हैं। इससे मुराद ये है कि हाई स्कूल का हेडमास्टर, ठीक है, हाई स्कूल का हेडमास्टर है, हाई स्कूल का क्लर्क है, एईओ है, क्लास 4 है, पीएन है, ये वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी होती है सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में। चौकीदार है, ठीक है, तो ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं छुट्टियों में भी। ना जाएं ये अलग बात है, बाय रूल इनको जाना होता है। तो ये नॉन वोकेशन होते हैं। अब इन 2 कैटेगरीज़ की छुट्टियों की जो आगे अर्निंग है ना, वो भी वेरी करी। आप लोगों के लिए जो जितने भी टीचर कैडर है हमारा, ये वोकेशन स्टाफ के अंदर आता है, इनको महीने की अर्न लीव मिलती है 1 साल की, मिलती है 12। 10 साल सर्विस है 120, 3 साल सर्विस कर लिए, 30 साल सर्विस कर लिए तो कितनी मिलेंगी? 360। ठीक है, तो अब ये उनकी सर्विस बुक का रिकॉर्ड बनती जाएंगी, उसका हिस्सा बनती जाएंगी। एक बंदा बंदी है, उसने 20 साल सर्विस की है, तो 240 छुट्टियां उसके अकाउंट में सेव हो गई। ठीक है, उसने दरमियान में से कोई ले ली तो वो फिर कटती चली जाएंगी। अच्छा, इसी तरह एक नॉन वोकेशन है, जैसे एईओ की हम बात कर लेते हैं, हाई स्कूल का हेडमास्टर है, उसकी क्लर्क की, क्लास 4 की, इन लोगों की। अब ये क्लास 4 जो है ना, चाहे वो गेट कीपर आपका क्लास 4 उसके अंदर है, प्राइमरी स्कूल में फिर भी वो नॉन वोकेशन के अंदर आता है। ठीक है, उसकी ड्यूटी चौकीदार की फिर भी होती है। तो अब इनको मिलती है महीने की 4 छुट्टियाँ। इनके लीव अकाउंट में कितनी जमा होती हैं? महीने की 4 छुट्टियाँ। साल की कितनी हो जाएंगी? 48। ठीक है, 48। हाँ, और 10 साल की कितनी हो जाएंगी? 480। तो ये एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझें। लेकिन आप लोगों का कैडर वोकेशन स्टाफ के अंदर है। अब फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि जी आज है 19 तारीख है, अब आज के दिन एक बंदे ने ज्वाइनिंग की है, तो क्या उसको इस महीने की छुट्टी 1 है वोकेशन में अगर है, या नॉन वोकेशन में तो 4 क्या मिलेंगी? जवाब है नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने 15 दिन सर्विस की है उस महीने के अंदर, देन वो क्लेम कर सकता है, देन उसका राइट है कि उसको 1 या 4 छुट्टी जिस कैटेगरी में फॉल करता है वो उसको मिलेगी, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगी। ठीक है, मिनिमम 15 दिन। ठीक है,
तो ये उसने उस महीने अगर सर्विस की है तो ये हो गया जी अर्निंग ऑफ लीव। ये आपके लीव अकाउंट में सर्विस बुक के अंदर या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के अंदर आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। याद रखिएगा ये सारे के सारे लीव रूल सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई होते हैं जो परमानेंट मुलाजमीन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन के लिए इनमें से कोई भी कैटेगरी इम्प्लीमेंट नहीं होती, उनके लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट लेटर के अंदर मेंशन होता है, सिर्फ वही लीव वो ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अब हमारे अकाउंट में लीव्स आ चुकी हैं, किसी के अकाउंट में 400 पड़ी है, किसी के अकाउंट में 500 पड़ी है, किसी के अकाउंट में 300 पड़ी है। उनको लेना है, कैसे ले सकते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं उनकी। सबसे पहले देखें लीव ऑन फुल पे। आप ये चाहते हैं कि आपको छुट्टी भी लेनी है और आपको फुल पे भी मिले, ठीक है, सारी तनख्वाह भी मिले और आपको छुट्टी भी लेनी है। तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप मतलब मिसाल के तौर पर आप रेस्ट करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस नया स्टार्ट किया वगैरह वगैरह, तो आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 120 डेज़ 120 दिन यानी 4 माह की छुट्टियां ले सकते हैं। लीव्स हमेशा दिनों में दी जाती है। लीव इज़ ऑलवेज अप्लाइड इन डेज़, अप्रूव्ड इन डेज़, सैंक्शन इन डेज़, ठीक है। लीव हमेशा डेज़ में होती है, ना मंथ में, ना वीक्स में, ना ईयर में, ठीक है। तो 120 डेज़ की लीव्स आपको बग़ैर मेडिकल के फुल पे के साथ मिल सकती हैं। शर्त यह है कि आपके अकाउंट में पड़ी हैं तो, ठीक है। एक बंदा है उसके अकाउंट में 140 पड़ी है, अब वो एक छुट्टी महीने की लेना चाहता है, ले सकता है। 60 दिन की लेना चाहता है, ले सकता है। मैक्सिमम वो 150 में से मैक्सिमम कितनी ले सकता है, 120 ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। विद मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का, तो वो 180 दिन की मेडिकल सर्टिफिकेट की बेस पे मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टी ले सकता है, मुकम्मल तनख्वाह के साथ। ये भी उसके अकाउंट से काटी जाएंगी 180 भी। और मेडिकल ग्राउंड है, कोई स्वेयर मेडिकल केस है, तो उसकी बेस पे वो 365 दिन की पूरी सर्विस में एक दफ़ा 365 दिन की छुट्टी जो है वो क्या है वो ले सकता है, ठीक है, 365 दिन की। अब ये शर्त है कि ये चीज़ें आपके अकाउंट में इतनी छुट्टियां पड़ी हैं उनमें से कटौती होगी। ये है फुल पे। अच्छा, अब एक सरकारी मुलाजिम है जी, उसके अकाउंट में पड़ी हैं 400 छुट्टियां, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि जी वो तो विदाउट उसका मेडिकल इशू भी नहीं है, लेकिन वो छुट्टी लेना चाहता है, उसके अकाउंट में पड़ी हैं 400 छुट्टी। उसको कितनी मिल सकती है मैक्सिमम, 120 मिल सकती है। अब उसको चाहिए ज़्यादा, वो चाहता है कि मुझे जी 200 छुट्टी मिले, तो क्या उसको मिल सकती है? यस, मिल सकती है। कैसे मिलेगी? लीव ऑन हाफ पे। वो अपनी लीव जो है वो हाफ पे लेकर 150 छुट्टी उसको चाहिए वो ले सकता है, 200 छुट्टी चाहिए, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी उसके पास हैं उतनी वो ले सकता है, ठीक है। नो लिमिट ऑन ग्रांट ऑफ हाफ पे एज इट इज़ अवेलेबल बाई कन्वर्जन इन द लीव अकाउंट। तो ये फिर हाँ, कोई मुलाजिम ये चाहता है कि उसने फुल पे ली है तो उसको हाफ पे भी कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। तो अब उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब एक सरकारी मुलाजिम मतलब फुल पे कितनी ले सकता है? 120 विदाउट, 180 विद मेडिकल सर्टिफिकेट, और सीवियर मेडिकल ग्राउंड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई टांग ज़ाया हो गई, ख़राब हो गई, तो वो 365 डेज़ तक जा सकता है। फिर हाफ पे की बात हमने कर ली। अब है बग़ैर तनख्वाह के, इसको कहते हैं EOL, लीव विदाउट पे, ठीक है। EOL स्टैंड्स फॉर लीव विदाउट पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब ये कब आप कितनी ले सकते हैं? अगर एक सरकारी मुलाजिम है, उसकी सर्विस है 10 साल या उससे ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा, तो वो 5 साल बग़ैर तनख्वाह लिए छुट्टी ले सकता है, लेकिन उसको तनख्वाह किसी किस्म की नहीं मिलेगी, उसकी वो सीट वैकेंट पड़ी रहेगी। टोटल कंटिन्यूस सर्विस उसकी 10 साल है, रेगुलर सर्विस, तो वो 5 साल की EOL ले सकता है। अब फ़र्ज़ करें कि जी उसकी जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है वो है ही 7 ईयर 5 ईयर, तो फिर वो कितनी ले सकता है? अप टू 2 ईयर, 2 साल तक की वो छुट्टी ले सकता है। बहुत सारी, चूँकि मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ तो बहुत सारी हमारी फ़ीमेल्स रब्ता कर, सर मैं हस्बैंड के साथ, हस्बैंड बाहर रहते हैं, जाना चाहती हूँ, तो कौन सी मैं छुट्टी ले लूँ? तो साफ ज़रा कि शुरू में इतनी सर्विस होती नहीं है, तो वो फिर इस तरह की छुट्टी भी अवेल कर लेते हैं। तो ये 2 साल तक, अगर आपकी सर्विस 10 साल से रेगुलर सर्विस कम है तो 2 साल आप छुट्टी ले सकते हैं। इसका ये जो लीव है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। कैसे? एक सरकारी मुलाजिम, मिसाल के तौर मैं और अली, हम दोनों एक साथ हमारी अपॉइंटमेंट होती है 2025 में, 1 जनवरी 2025 को, सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारी। अब मैं रेगुलर हो गया तो मुझे जो है 1 साल के लिए बाहर जाना है, सपोज़ करें, तो जब मैं वापस आऊँगा ना तो मैं 1 साल जूनियर हो जाऊँगा अली से,
ठीक है, क्योंकि इसको कहते हैं, इसमें सर्विस ब्रेक आ जाता है, इसमें आपकी सर्विस काउंट नहीं होती इस पूरे साल की। जो बेनिफिट आपके मेरे साथ अली को मिले हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट की सूरत में, किसी भी सूरत में, वो सारे के सारे नहीं मिलेंगे मुझे। मैं सीनियरिटी भी लूज़ कर जाऊँ, 1 साल पीछे चला जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं EOL। जब आप वो करते हैं ना, रेगुलर होते हैं, प्रमोशन होती है, तो उसमें आप सर्टिफिकेट देते हैं, नो EOL सर्टिफिकेट, कि आपने कोई EOL तो नहीं ली। अच्छा, उसके बाद रिक्रिएशनल लीव्स हैं। रिक्रिएशनल लीव्स सैरो तफरी की छुट्टियाँ, 15 छुट्टियाँ दी जाती हैं सिर्फ वोकेशन डिपार्टमेंट, यानी टीचर ये नहीं ले सकते। टीचिंग का आप में से कोई भी नहीं ले सकता। आपका क्लर्क, क्लास 4 AEO, हेडमास्टर हाई स्कूल का ले सकता है। ये 15 दिन की मिलती हैं, लेकिन कटौती 10 दिन की होगी। 15 दिन आप जाएंगे, लेकिन 10 दिन काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये वोकेशन डिपार्टमेंट के लिए एडमिसिबल नहीं है। लीव नॉट ड्यू, अब एक सरकारी मुलाजिम उसके खाते में छुट्टी पड़ी नहीं है, ठीक है, कोई छुट्टी नहीं पड़ी, लेकिन उसको छुट्टी चाहिए। साफ ज़ाहिर है कि मिसाल के तौर पर एक टीचर है, उसने 2 साल सर्विस की है, उसकी टोटल PhD टीचर है, उसकी टोटल 24 छुट्टियाँ थी, वो उसने ले ली हैं। अब उसके अकाउंट में छुट्टियाँ नहीं पड़ी और उसको छुट्टी भी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है या क्या कर सकती है? वो LND पे अप्लाई कर सकता है। LND लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव भी है एक ये LND लीव नॉट ड्यू है। तो अब ये उसको कब मिलेगी? ये उस सूरत में मिलेगी कि वो क्लेम करेगा कि मुझे छुट्टी दे दें, मिसाल के तौर पर 45 दिन की छुट्टी दे दें। फिर जब मैं वापस आ जाऊंगा छुट्टी के बाद, तो मेरी अगली जो मेरी लीव अर्न होनी है ना, तो वो काट लीजिएगा, यानी ये उधारी छुट्टी होती है। ठीक है, तो ये कितनी मिल सकती है? मैक्सिमम 365 दिन की एंटायर सर्विस में। अगर आप पूरी लाइफ आपकी जो है कैरियर लाइफ, उसके अंदर आप 1 साल यानी 365 डेज़ की ले सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपकी सर्विस 5 साल से कम है, तो सिर्फ 90 दिन की मिलेगी। अगर 5 साल से ज़्यादा सर्विस है, तो आप फिर जितनी आपको चाहिए 365 दिन तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये उस सूरत में मिलती है कि जब आपके एक मुलाजिम के वापस आने के रीज़नेबल चांसेस भी हो, उस सूरत में। उसके बाद है जी डिसेबिलिटी लीव। डिसेबिलिटी लीव किसको कहते हैं? कि जी माजूरी, खुदा न खास्ता कोई सरकारी मुलाजिम है, तो उसको ड्यूरिंग सर्विस कोई हादसा होता है, कोई सीवियर किस्म का कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मिसाल के तौर पर कोई टांग ज़ाया हो जाती है, खुदा न करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी लीव बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही सर। जी, डिसेबिलिटी लीव की मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब इसकी ना डिसेबिलिटी लीव आपके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। ये लीव आपके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। सर आवाज़ कट रही है आपकी। अब आवाज़ का मसला है या आ रही है? जी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब खराब भाई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा चलें, डिसेबिलिटी ठीक है लीव सर, अब ठीक हम दोबारा कर लेते हैं। डिसेबिलिटी लीव की हम बात कर रहे थे कि डिसेबिलिटी लीव क्या होती है। एक सरकारी मुलाजिम किसी भी वजह से उसको जो है ना कोई हादसा हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, तो उस सूरत में उसको जो छुट्टी दी जाती है उसको डिसेबिलिटी लीव कहा जाता है। ये लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। एक सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में 400 पड़ी रहेंगी, एक भी नहीं काटी जाएगी, दी जाए। कितनी दी जाती हैं? डॉक्टर की मेडिकल एडवाइस पे 720 दिन तक अप टू का मतलब होता है तक। आप ये जाते हैं ना जी, ये जितनी भी आउटलेट्स होती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, तो वो बाहर लिखा होता है अप टू 70%। वो नया बंदा जो होता है ना, वो बेचारा ये सोचता है कि 70% तक तो यहाँ ऑफ है। ठीक है, तो वो जब तक की बात है, अंदर जाते हैं तो जो पुराना आपको मटेरियल पड़ा होता है, 1-2 सैंपल, वो कहते हैं इस पे 70% है, इस पे तो सिर्फ 10% है। तो ये अप टू 720 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 720 दिन ही की लेनी, ये 10 दिन की भी ली जा सकती है, 720 दिन की भी। डिसेबिलिटी पे, इंजरी पे, एलिमेंट पे, डिजीज़ पे पहले 180 डेज़ की, यानी पहले 6 माह आप कह सकते हैं, 180 डेज़ की फुल पे अगले 1.5 साल 550 डेज़ की हाफ पे दी जाती है। ये 720 डेज़ के लिए दी जाती है। वैसे तो साल के 730 डेज़ बनते हैं, लेकिन ये 720 डेज़ के लिए दी जाती है, याद रखिएगा।
एक्स पाकिस्तान लीव है, एक्स पाकिस्तान आपके अकाउंट में 300 छुट्टी पड़ी है, 150 पड़ी है, आप पाकिस्तान अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ किसी कारोबार के सिलसिले में किसी विज़िट पे बाहर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो आपको ये मिल सकती है, आपके लीव अकाउंट से काटी जाएगी। क्वारंटाइन लीव, जैसे कोरोना आ गया था, इसको एक्स्ट्रा कैजुअल लीव के तौर पर समझा जाता है, लीव अकाउंट से ये ना काटी जाती है बल्कि इस पीरियड को ड्यूटी कंसीडर किया जाता है। एक टीचर है, उसको खुदा न खासा कोई मसला बन गया, जैसे कोविड आया था, तो उसको कहा जाता है कि आप जो है वो करंटीना में चले जाएं, क्वारंटाइन हो जाएं, घर बैठें, स्कूल ना आएँ, तो वो उसका वो ड्यूरेशन जो है वो छुट्टी कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, उसका ट्रीटेड एज अ ड्यूटी, उसको ड्यूटी समझा जाएगा। ये क्वारंटाइन लीव है। उसके बाद है स्पेशल लीव। एक फ़ीमेल सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं रेगुलर सरकारी मुलाजिम के लिए, ये याद रखिएगा, सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब एक सरकारी मुलाजमा है तो उसकी जो है वो उसके हस्बैंड की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है, अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, तो जो इद्दत हमारा शरीफ ड्यूरेशन है इद्दत का 4 माह 10 दिन यानी 130 डेज़, तो उसको 130 डेज़ की मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाती है और उसके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। ये स्टार्ट होता है पीरियड कब से, जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो ये कैसे पता चलता है कि डेथ किस दिन हुई है, वो फिर यूसी यूनियन काउंसिल से उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके जमा करवाया जाता है, ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि छुट्टी ख़त्म होने वाली होती है और उसका डॉक्यूमेंटेशन बाद में पूरी होती है, ये भी इस तरह के इश्यूज़ भी होते हैं। बहरहाल मैटरनिटी लीव्स, मैटरनिटी लीव फ़ीमेल सिविल सर्वेंट को बच्चों की बर्थ पे दी जाती है, 90 दिन की ये मिलती है, कितनी डेज़ की, 90 डेज़ की, ये भी लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। अब यहाँ पे आके अगेन वो जो हमारे पास है कैटेगरी के जी वोकेशन है, नॉन वोकेशन, जो टीचिंग कैडर है तो उसमें आप एक फ़ीमेल सिविल सर्वेंट है तो वो मल्टीपल टाइम ले सकती है ये छुट्टी, ठीक है, बियॉन्ड 3 टाइम्स। लेकिन एक जो वोकेशनल स्टाफ है, फ़र्ज़ करें फ़ीमेल एयू है, फ़ीमेल हेड मिस्ट्रेस है, इसी तरह कोई क्लर्क है फ़ीमेल, या फ़ीमेल कोई क्लास 4 है, वो सिर्फ 3 दफ़ा ले सकती है। कितनी दफ़ा? सिर्फ MTL 3 दफ़ा। अगर इससे ज़्यादा फ़र्ज़ करें उसकी बच्चों की बर्थ है तो वो किसी और कैटेगरी से छुट्टी ले सकती है, ठीक है। अब वो अपनी उसमें से कटौती करवा लेगी, मिसाल के तौर पर उसके पास पड़ी हैं 200 छुट्टियाँ, उनकी तो वैसे भी ज़्यादा होती हैं, तो वो फुल पे पे ले सकती है। मैटरनिटी लीव उसको 3 दफ़ा ही मिलेगी। उसके बाद है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो है ना, ये उसका पार्ट तो नहीं था लीव रूल्स का, ये बाद में ऐड किया गया। तो मेल पेरेंट को भी बच्चे की बर्थ पे 7 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, ये लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती, ये सिर्फ 2 दफ़ा मिल सकती हैं पूरी सर्विस में, ठीक है, पूरी सर्विस में ये 2 दफ़ा जो है ये दी जाती हैं। उसके बाद है जी LPR, लीव प्रिपरेटरी फॉर द रिटायरमेंट। अब एक सरकारी मुलाजिम की जो सर्विस है ना वो हो गई है 59 साल, 60 साल में वो रिटायर होना है उसने, ठीक है। तो अब उसके अकाउंट में पड़ी हैं छुट्टियां, मिसाल के तौर पर 700, माइक प्लीज़ ऑफ रखेंगे, उसके अकाउंट में कितनी पड़ी हैं, 700 लीव्स पड़ी हैं, अर्न की हुई हैं उसने। तो याद रखिएगा सिर्फ 365 छुट्टियों का आपको बेनिफिट मिल सकता है, इससे ऊपर एक छुट्टी है या 400 पड़ी हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप। ये राशिदा बसरी, आप और कौन है, ये ज़हरा कौन है, माइक ऑफ करें प्लीज़। जी, एक राबिया बसरी हैं और आज एक राशिदा बसरी आई हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, ये जो पैट लीव है ये 15 डेज की नहीं होती? जी सर, नहीं सर, 7 डेज की है, 7 डेज की मिलती है सर, सिर्फ 7 दिन की। चलिए ठीक है। अच्छा, LPR की बात हम कर रहे थे, और नॉन वोकेशन थोड़ा बताइएगा। अब ये मुकम्मल हो जाए फिर मैं बताता हूँ। LPR जो है ना, इसकी हम बात कर रहे थे, लीव प्रिपरेटरी फॉर रिटायरमेंट। सर टाइम से आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मसला नहीं होगा। अब साफ ज़रा जिनको वोकेशन और नॉन वोकेशन की अब तक पता नहीं चला तो उनको साफ ज़रा लीव रूल्स भी समझ नहीं आए होंगे। वोकेशन जिनको सर्दियों गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं वो वोकेशन में आते हैं, उनको महीने की 1 अर्न लीव मिलती है। जो नॉन वोकेशन है, जिनको सर्दियों गर्मियों की छुट्टियां अवेल नहीं करते, वो नॉन वोकेशन के अंदर आते हैं, वो महीने की 4 अर्न लीव लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो शुरू से थोड़ा सा देख लेंगे इसको, ठीक है। अब सारी एक्सप्लेनेशन आप ज़रा दोबारा नहीं हो सकती। LPR की हम बात कर लेते हैं, फिर इन पे एंड पे सवाल आपके लेते हैं। 2-3 कैटेगरीज रह गई हैं छुट्टियों की, उसके बाद सवाल आपके सारे लेते हैं प्लीज़। लीव प्रिपरेटरी फॉर द रिटायरमेंट LPR ये कितनी दी जाती है? सबसे पहले मैं बता रहा था कि आपके पास 700 पड़ी हैं, 800 पड़ी हैं, 1000 हो गई है। आपको छुट्टी कितनी छुट्टियों का बेनिफिट मिल सकता है? 365 डेज़ का, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें एक सरकारी मुलाजिम है, वो चाहता है कि जी मैं आखिरी पूरा साल जो है ना वो जो छुट्टियां हैं वो मैं अवेल करूं, तो उसके अकाउंट में अगर 365 पड़ी हैं तो वो अप्लाई करेगा LPR के लिए, उसको गवर्नमेंट LPR दे देती है। फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कहती है हाँ जी ठीक है, आपको जो है ना हमने अलाउ कर दी है, आप जो है ना वो आखिरी साल पूरा घर बैठ के तनख्वाह लेते रहें। एक मुलाजिम है वो कहता है यार मैं घर बैठ के क्या करूँगा, मुझे ना मैं घर नहीं बैठता, मैं स्कूल जाता रहूँगा, जाती रहूँगी, मुझे ना इनकी इनकैशमेंट मिल जाए, मुझे इन छुट्टियों की कोई पैकेज मुझे मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन 2 ये रखा हुआ है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट पे वो छुट्टियाँ आखिरी साल में नहीं करना चाहता तो उसको अगेन 365 दिन के हिसाब से उसको क्या मिलता है, सैलरी दे दी जाती है 365 दिन की। ये सैलरी कैसे दी जाती है उस पर अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो ये मैक्सिमम LPR के लिए लीव इनकैशमेंट, इसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं रिटायरमेंट में आखिरी जो छुट्टियां होती हैं उनके इव्स, तो उसको कहा जाता है लीव इनकैशमेंट। पहले तो LPR आप लेते हैं, अगर कोई नहीं लेना चाहता कि मैं LPR नहीं लेना चाहता तो फिर उसको लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट दे देती है। लीव इनकैशमेंट भी 365 दिन की है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि एक सरकारी मुलाजिम है, उसकी जो टोटल छुट्टियाँ ही 200 हैं, तो उसको LPR कितनी मिलेगी? उसको LPR उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी छुट्टियाँ हैं। उसको लीव इनकैशमेंट कितनी मिलेगी? जितनी उसकी छुट्टियाँ हैं। यानी 365 से कम जितना उसके वो बनते हैं दिन, उतने ही उसको छुट्टियां मिलेंगी। अगर 365 से ज़्यादा हैं तो ऊपर वाले ज़ाया, दोनों सूरतों में ना उसके लिए इनकैशमेंट मिलेगी और ना ही उसके लिए क्या मिलेगी, लीव मिलेगी LPR। अब शुरू में ये था कि सर अगर वो लीव्स ले लेता है तो फिर वो इनकैशमेंट तो नहीं ले सकता? नहीं, एक चीज़, दोनों में से एक चीज़, दोनों में एक चीज़, हाँ दोनों में एक दोनों चीज़, में से कोई एक चीज उसमें हाँ लेनी जी। है। अच्छा, अब शुरू में ये था कि ये 1/6/2023 को एक नोटिफिकेशन आया था जी। सर अब तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल है बाय ऑर्डर लीव इनकैशमेंट से रोक रही है और कह रही है कि आप LPR पे जाओ। हाँ वो तो आजकल तो मतलब रूल की बात हम कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस और रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये उसमें कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं है कि LPR इनकैशमेंट रिजेक्ट होगी और LPR मिलेगी, ऐसा कोई वो नहीं है। रूल बाय रूल यही चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूलों के पीछे लगी हुई है खास तौर नहीं पर। सर अब नहीं सर अब LPR किसी की रिजेक्ट नहीं कर रहे वो। LPR वही मैं कह रहा हूँ ना, LPR रिजेक्ट ही नहीं होती, इनकैशमेंट पे बात ही नहीं जाने देते वो। जी 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 इनकैशमेंट नहीं मिलती, LPR हाँ, पे LPR ही मिल रही है, अब इनकैशमेंट वो दे ही नहीं रहे। दूसरा ये है कि इनकैशमेंट का वो नीचे लिखा हुआ, ये 1/6/23 को नोटिफिकेशन आया था कि पहले क्या होता था कि लास्ट पे सर्टिफिकेट की बेस पे इनकैशमेंट उनको मिलती थी। अब जो है ना उस स्केल की जो इनिशियल बेसिक पे है ना, उसके हिसाब से इनकैशमेंट भी उसके हिसाब से दी जाएगी। इस तरह बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम है, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा 16 ग्रेड है तो मेरी बेसिक कोई 50+ में है इस वक्त, ठीक है। तो इस वक्त करंट जो मेरी बेसिक है, माइक ऑफ करें प्लीज़, जो मेरी इनिशियल थी वो 30 के राउंड, बल्कि 20 समथिंग थी, ठीक है। तो अब वो जो इस वक्त जो इनिशियल स्टेज चल रही होगी ना जी ग्रेड 16 की, वो भी यही 32-34 हज़ार होगी। तो ये भी बहुत बड़ा धचका होता है। बहरहाल तो ये LPR के ये रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैजुअल लीव हमने पढ़ लिया। माइक प्लीज़ ऑफ रखा करें अब आप लोगों को अपने माइक का। ये बशारत अली कौन है सर? कल भी आपका माइक ऑन था। तो सर मैं एक बात करनी थी, हम असातिज़ा अगर बैठे हैं, उसके बावजूद आप इतने मरतबा कहते हैं कि माइक ऑफ करें, फिर भी माइक ऑफ नहीं करते, तो ये थोड़ा सा आपको होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। आप माइक ऑफ करके बैठे, बार बार क्यों करना पड़ रहा है? जी थैंक यू। स्टडी लीव जो है ना, अब इसके भी रूल्स हैं। अगर आप एक सरकारी मुलाजिम हो और आपकी 5 साल रेगुलर सर्विस है, कितनी 5 साल,
तो आपको स्टडी लीव मिल सकती है कितनी, 3 साल के लिए मैक्सिमम। इसको ये इसमें एक्सटेंशन भी होती है। तो अगर 5 साल से कम सर्विस रेगुलर सर्विस है तो आपको स्टडी लीव नहीं ग्रांट की जाती, लेस देन 5 ईयर सर्विस पे। और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो आपको ये दी जाती है। फ़र्ज़ करें कि सरकारी मुलाजिम की एज होगी जी 57 साल, 3 साल उसकी रिटायरमेंट से रहते हैं, तो क्या फिर उसको ये लीव दी जाएगी? नो, उस सूरत में भी नहीं दी जाएगी। लास्ट 3 ईयर ऑफ द सर्विस में भी नहीं दी जाती, और इनिशियल 5 साल जो रेगुलर सर्विस है उसमें भी ये नहीं दी जाती। ठीक है, तो स्टडी लीव जो है वो लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। ठीक है, इसको लीव अकाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये पे के साथ दीजिए, इस पर पे भी मिलती है। ठीक हो गया जी, स्टडी लीव के बारे बस इतना ही आप लोग समझ लें, एनफ है। उसके बाद लीव फॉर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, ये अभी चूँकि हमारे यहाँ पंजाब के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है पंजाब के अंदर कोई भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टीचर मौजूद ही नहीं है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जो छुट्टियाँ होती हैं, मैटरनिटी लीव होती है, ठीक है, 5 साल में 1 दफ़ा। कैजुअल लीव 25 होती हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा चीज मौजूद है? हाँ सच, हम मौजूद हैं, मैं खुद भी मौजूद हूँ, बल्कि आप क्यों भूल जाते हैं हमें? हाँ सॉरी, मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, सॉरी। तो 25 कैजुअल लीव्स हैं। मोर देन 2 लीव्स जो है ना एट अ टाइम अलाउ नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में। सिक लीव विदाउट पे, अब यहाँ पे देखें मेडिकल लीव भी बगैर ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, स्टडी लीव नहीं मिलती। सिक लीव जो है विदाउट पे 90 डेज की मिल सकती है। तो 5 इयर्स रेगुलर सर्विस चाहिए ना, तो फिर कैसे ले सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट पे स्टडी लीव? कॉन्ट्रैक्ट में ये मैंने शुरू में बात एक गुजारिश कर दी थी कि ये जितने भी लीव रूल्स पढ़ रहे हैं हम, ये कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए अप्लाई होते हैं कि नहीं होते? जी, क्या बताया था मैंने? नहीं होते, ये सिर्फ रेगुलर मुलाजमीन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए ये छुट्टियां हैं, बस इतनी सी। हज लीव मिलेगी 40 दिन की विदाउट पे। ठीक है, ये विद पे लिखा हुआ यहाँ पे विदाउट पे है। ठीक है, ये विदाउट पे है, आपको पे जमा करवानी है। छुट्टी मेडिकल लीव या सिक लीव मिलेगी 90 दिन तक की, वो भी विदाउट पे है। ठीक है, तो लीव हमेशा अप्लाई की जाती है। सर माइक फिर ऑन है। लीव अप्लाई की जाती है हमेशा डेज में। ये डिस्क्रिशन के ऊपर होता है कि जी अथॉरिटी के वो उसको अप्रूव करे या ना करे। लेकिन जो मेडिकल इसमें लीव है ना जी, मेडिकल लीव के लिए एक कंडीशन है, वो ये होती है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तो DHQ से आपको जो है ना वो नौशीन खान आपका माइक ऑन है प्लीज़। तो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से जो डॉकेट है, मेडिकल डॉकेट, वो लेना पड़ता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, सॉरी, डॉकेट अपने डिपार्टमेंट से और मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होता है। ये मेडिकल लीव जितनी भी आपकी हैं ये कनेक्टेड हैं किस चीज़ के साथ? अगर आपको आज जो हॉस्पिटल का जो MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है किसी भी DHQ का, वो आपको देता है कि जी लिख के सर्टिफिकेट कि ये इतना रेस्ट इसको चाहिए, उसकी बेस पे मेडिकल लीव मिलती है। एक ऐसी लीव भी है जो किसी भी सूरत रिजेक्ट नहीं की जा सकती। वो कौन सी हो सकती है? किसी भी सूरत रिजेक्ट नहीं होगी, वो होती है मेडिकल लीव। ठीक है, मेडिकल लीव किसी भी सूरत रिजेक्ट नहीं की जाती। अब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं, तो प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर PST और EST जो प्राइमरी स्कूल के अंदर हैं या फिर मिडिल स्कूल के अंदर हैं, उनकी लीव्स कौन अप्रूव करता है? कैजुअल लीव तो आपको पता है हर एक की उसका हेड टीचर करता है। ठीक है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अंदर जो प्राइमरी टीचर है, PST है, EST है, ठीक है, तो उनकी लीव जो है वो कौन अप्रूव करता है? कैजुअल लीव करता है हेड, और जो बाकी लीव्स हैं वो करता है DEO एलिमेंट्री। हेड टीचर भेजता है ऑनलाइन HRMS पे AEO को, फिर ठीक है टीचर भेजेगा, हेड के अकाउंट में जाएगी, हेड के अकाउंट से AEO के अकाउंट में, AEO से डेप्टी के अकाउंट में, डेप्टी से DO के अकाउंट में जाती है, और वहाँ से फाइनल अप्रूवल मिलता है। इसी तरह जो प्राइमरी स्कूल का हेड होता है, प्राइमरी स्कूल में हेड के अलावा तो बाकियों की लीव तो हेड खुद कर रहा होता है, लेकिन हेड की कौन करता है? AEO करता है उसका। हेड की कैजुअल लीव AEO करता है, बाकी लीव इसकी भी कौन करता है? DEO। तो अब यहाँ पे हेड की लीव अपनी जाएगी AEO, फिर डेप्टी DEO, फिर DEO। ठीक है, अब इस तरह PST या EST जो सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूलों में या हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर जो PST EST है, उनकी कैजुअल लीव कौन करता है? हेड टीचर उनका करता है, हेड मास्टर करता है। ठीक है, ये हेड मास्टर के टीचर अप्लाई करेगा अगर कोई मेडिकल लीव लेना चाहता है।
तो ये जो बाकी जो छुट्टियां हैं वो डीओ एलिमेंट्री इनकी करता है, याद रखिएगा। कौन? क्योंकि वो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये फिर लीव कैसे आती हैं? टीचर अप्लाई करता है अपने हेडमास्टर के अकाउंट में, उसके हेडमास्टर के अकाउंट में लीव जाती है, हेडमास्टर के अकाउंट से जाती है डीओ सेकेंडरी के अकाउंट में, डीओ सेकेंडरी के अकाउंट से जाती है डीओ एलिमेंट्री के अकाउंट में। ठीक है, पहले मैनुअल ऐसे फाइल्स मूव करती थी, अब जो है वो ऑनलाइन ऐसे मूव करती हैं। अच्छा, एसएसटी जो एलिमेंट्री स्कूल के हेड्स हैं मेल या फीमेल में, उनकी कैजुअल लीव करता है डेप्टी डीईओ। ठीक है, और उनकी बाकी तमाम तरह की लीव्स जो है वो अप्रूव करता है कौन? सीईओ। ये कैसे जाती हैं? डेप्टी डीईओ से डीईओ मेल और वहाँ से सीईओ के लॉगिन में। उसके बाद ये एसएसटी इन सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, ये फिर कौन करता है? हेडमास्टर कैजुअल लीव करता है। ठीक है, सीईओ डीईए इनकी बाकी लीव्स अप्रूव करते हैं, हेड से डीओ सेकेंडरी और वहाँ से सीईओ। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि 2018 से पहले जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैंने अभी बताया आपको कि जिसके साइन से आपको जॉब मिलती है, ऑर्डर लेटर पे जिसके साइन होते हैं, तो वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसएससीज जो हैं इनकी थी 2018 से पहले कौन था? सीईओ डीईए। ठीक है, सीईओ पहले ईडीओ होता था, फिर सीईओ बने हैं। 2017 में ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ आई थी, तो फिर ईडीओ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन की सीट को अबॉलिश करके उसकी जगह पे नया नोमेनक्लेचर बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, सीईओ डीईए। तो पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन था? सीईओ। 2018 से उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन बना दिया गया? डीओ सेकेंडरी। लेकिन लीव्स अभी भी उनकी किसके पास जाती हैं? सीईओ के पास जाती हैं अप्रूवल के लिए। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब लीव्स में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं जी। लीव्स के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अब आप पूछें वन बाय वन, फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। जी सर पूछें। सर 2016 में भी जो एसएससी थे उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो थी वो डीओ सेकेंडरी था। अच्छा, सीईओ नहीं था। हमारे 2016 में ऑर्डर हुए थे तो हमारे ऑर्डर्स पर डीओ सेकेंडरी के वो साइन हुए थे। चले फिर 16-17 से मेरे ख्याल में ये काम शुरू है। इससे पहले तो वो हमारा जो सीईओ है वही था अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बहरहाल आपकी लीव्स अभी भी सीईओ के पास ही जाती हैं। 2014 में सर 2014 में सीईओ थे। यस जी। फिर 16-17 के बाद जो है वो 16-17 के बाद जो है ये फिर इधर आ गया डीओ सेकेंडरी के पास। जी, लीव्स के हवाले से सर अभी जो हेडशिप की अपॉइंटमेंट होगी इसमें प्राइमरी और एलिमेंट्री की जो हेड है वो भी वेकेशन स्टाफ में ही आएंगी? नहीं, वो तब नॉन वेकेशन में हो जाएंगे। वो हमेशा नॉन वेकेशन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये भी पूछना था कि ये जो हम एलिमेंट्री हेड से एसएससीज को लगाया हुआ या एसएसटीज को लगाया हुआ था, ये हम अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल में दोबारा से? अपने एलिमेंट्री स्कूल में आप जा सकते हैं सर। ये क्वेश्चन था जी, आप जा सकते हैं अपने एलिमेंट्री स्कूल में दोबारा, उसी स्कूल में अपॉइंटमेंट हो सकती है आपकी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है या आगे चले हम? रमजान साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। चलें जी आगे मूव करते हैं। उसके बाद देखें जी स्कूल टाइम टेबल। चलें जी माइक ऑफ कर दें प्लीज़, फिर आप सवाल सारे एंड पे लेंगे। माइक प्लीज़ ऑफ करें। मेरी आवाज़ डबल तो नहीं हो रही? जी चले नहीं सर। ओके, टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल को स्कूल का स्पार्क प्लग या मिरर ऑफ स्कूल भी कहा जाता है। स्कूल का टाइम टेबल क्या होता है? स्पार्क प्लग या मिरर ऑफ स्कूल भी इसको कहा जाता है। बेसिकली टाइम टेबल एक रिटन प्लान है जो कि जो ये बताता है कि आपके पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम जो आपके स्कूल के अंदर चल रहा है ये उसकी रिफ्लेक्शन कर रहा होता है कि स्कूल के अंदर व्हाट व्हेन हु इज टीचिंग। कौन? आवाज़ नहीं आ रही सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अभी बताइएगा, आवाज़ आ रही है? सर स्कूल टाइम टेबल की बात हम कर रहे थे कि टाइम टेबल एक रिटन प्लान है जो रिफ्लेक्ट करता है पूरे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशनल प्रोग्राम को। किसी भी स्कूल के पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करता है क्या चीज़? स्कूल का टाइम टेबल। ये बताता है हमें कि इस वक्त किस क्लास के अंदर
कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, या इस क्लास के अंदर कौन सी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं। अब करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिला के हम कहते हैं करिकुलम। करिकुलम बुक्स नहीं होती हैं, करिकुलम बुक्स और चीज़ें, करिकुलम और चीज़ होता है। थोड़ा सा इस पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ कि करिकुलम जो है ना, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। अब एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ करा रहा है, कोई इम्तिहान ले रहा है, बच्चों का टेस्ट ले रहा है, कोई क्विज़ ले रहा है, ये सारी की सारी कहलाती हैं करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि टीचिंग लर्निंग या सब्जेक्ट में मौजूद टॉपिक से रेलिवेंट काम जो करवा रहे होते हैं हम, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ से मुराद मॉर्निंग असम्बली है, ठीक है, कोई आप जो है वो बज़्म अदब का पीरियड आप ले रहे हैं, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स करवा रहे हैं, कोई ड्रिल करवा रहे हैं बच्चों को, तो ये वो हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो बेसिकली टाइम टेबल रिफ्लेक्ट करता है एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ अ स्कूल, जिसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ रही होती हैं। इट इज़ अ वे बाई विच रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड टू प्रोवाइड ग्रेटेस्ट पॉसिबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अल्टरनेटिव फॉर द पीपल्स। तो ये एक ऐसा वे है जिसमें हम जो दस्तियाब रिसोर्सेज हैं, टीचर हैं, क्लासरूम्स हैं, तो उनको मैक्सिमम यूज़ करते हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए मैक्सिमम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मुमकिन हो सकें। तो एक टाइम टेबल जो होता है वो बेसिकली किन चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, किन चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन या लिंक डेवलप कर रहा होता है। स्टूडेंट्स के लिए, नंबर 2 टीचर्स के लिए, नंबर 3 क्लासरूम्स या रूम्स के लिए, नंबर 4 टाइम स्लॉट्स यानी पीरियड्स के लिए, एंड नंबर 5 सब्जेक्ट्स के लिए। तो इन 5 चीज़ों को इंटीग्रेट या कोऑर्डिनेट करता है हमारा टाइम टेबल, बच्चों को, टीचर्स को, क्लासरूम्स को, टाइम को और सब्जेक्ट्स को। अब एक टाइम टेबल एज अ हेड उसको क्या हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन, टाइम टेबल बनाना कैसे है, तो ये टीचर को पता चलता है कि उसने अपने स्कूल के टाइम को मैनेज कैसे करना है। रिकॉग्नाइज लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट्स, उसे पता है कि मेरे पास जो है ना वो 8 क्लासेस हैं, 7 टीचर्स हैं, मैंने कैसे बनाना है, तो अपनी लिमिटेशंस का, कंस्ट्रेंट्स का भी पता होता है, उसे पता चल जाता है इससे कि मेरे पास ये मसाइल भी हैं। मेक फुल यूज़ ऑफ टीचिंग एरियाज़, तमाम के तमाम टीचिंग जो उसके पास स्टाफ है उनको मैक्सिमम यूज़ करे, क्लासरूम को मैक्सिमम यूज़ कर सकता है वो इसी के ज़रिए। इंश्योर वर्कलोड ऑफ ऑल टीचर एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो ये वर्कलोड जो है ना असातिज़ा का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, कि ये वर्कलोड कहाँ गई है वो स्लाइड, ये एक स्लाइड यहाँ पे मेरे ख्याल में मिसिंग है। यस, फॉर एलिमेंट्री क्लासेस, चलें ये मैं स्लाइड ऐड मुझे करनी पड़ेगी, चलें आपको ब्रेक दे के उसमें ऐड कर लूँगा मैं। तो ये कोई स्लाइड एक स्किप हुई है मेरे से शायद, अच्छा सर ये नोट्स काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें क्योंकि व्यू जो है वो नेट स्लो होने की वजह से नहीं हो रहा। अच्छा चलें, अब तो हम वाइंड अप करने वाले, मैं भेज दूंगा। अच्छा ये देखें मतलब वर्कलोड जो टीचर का है, एक टीचर के कितने पीरियड्स होंगे ये इंश्योर कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई टीचर छुट्टी पे चला जाता है तो वो इमीडिएटली इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बंदोबस्त अपना कर सकता है। यूजुअली हमारे यहाँ स्कूल की जो टाइमिंग है वो कितनी होती है, समर के अंदर गर्मियों में 5.5 घंटे स्कूल की टाइमिंग होती है, और ये 16 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक रहता है। 5.5 घंटे स्कूल की टाइमिंग कब से कब तक होती है, 16 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक। ये 7:30 से 1 बजे लिखा हुआ, ये चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में लिखो, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा 5.5 घंटे 16 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक, ठीक है। और विंटर का 6 घंटे होता है, सर्दियों में 6 घंटे टाइमिंग होती है, 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक। आफ्टरनून स्कूल जो हमारे पंजाब के अंदर बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ पे आफ्टरनून स्कूल चल रहे हैं, तो वहाँ पे स्कूल की टाइमिंग 4 आवर्स होती है, ठीक है। तो यानी 1 से 5 तक होगी उनकी सर्दियों गर्मियों में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि हमें रुकावट का बायस बनती हैं टाइम टेबल की डेवलपमेंट में, स्कूल में टाइम, ठीक है,
टीचर की प्रेजेंस, टीचर कम है या ज़्यादा है। बिल्डिंग, क्लासरूम 3 है हमारे पास और टीचर 5 है हमारे पास, ये भी एक मसला हो सकता है। लैक ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़, किसी क्लासरूम में फर्नीचर है, किसी में नहीं है। तो टाइम, टीचर की प्रेजेंस, बिल्डिंग और लैक ऑफ फैसिलिटीज़, ये वो चीज़ें हैं कि जो कि अच्छा इफेक्टिव टाइम टेबल बनाने में हमें रुकावटें पैदा करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो चूँकि प्राइमरी लेवल पे तो आपको पता है कि ज़्यादातर स्कूलों के अंदर मुकम्मल एक क्लास दी जाती है, ठीक है, तो उसमें पीरियड सिस्टम बहुत कम होता है। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल में आपको पता है बाकायदा पीरियड सिस्टम होता है, तो वहाँ पे टाइम टेबल इंचार्ज बनाया जाता है। मिडिल और हाई स्कूलों के अंदर वो फिर टाइम टेबल डिज़ाइन करते हैं। हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइम टेबल के हवाले से क्या हैं कि वो डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ जो भी हैं टीचिंग लर्निंग के हवाले से उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है, थ्रू टाइम टेबल। अगर कोई दो साज़ा के दरमियान क्लैशेज़ आ जाते हैं तो उस्ताद का, हेड का काम क्या है, टाइम टेबल सब्जेक्ट डिवीज़न के हवाले से उस क्लैश को ख़त्म करना। दूसरा, क्लास वाइज जो टाइम टेबल है साल के शुरू में बनाया जाता है उसको अच्छी तरह चेक करना कि कोई 2 टीचर या 2 सब्जेक्ट ओवरलैप तो नहीं हो रहे। इसी तरह टीचर का टाइम टेबल है वो भी एकेडमिक ईयर के शुरू में बताना, देखना, चेक करना। फिर है सब्सटीट्यूट टाइम टेबल, हर रोज़ सुबह आके देखना कि उसका एक टीचर छुट्टी पे है तो उसके लिए सब्सटीट्यूट टाइम टेबल बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी टीचर, क्या हर टीचर अपनी क्लास में पहुंच गया, ये उसने हर पीरियड में चेक करना है, ठीक है, रैंडमली। तो टाइम टेबल के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लास वाइज हो सकता है, मतलब पूरे स्कूल का जिसमें हम बना लेते हैं हम टाइम टेबल, ठीक है, तो हर क्लास का अलग अलग करके फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। टीचर टाइम टेबल, ठीक है, लीव अरेंजमेंट, टेम्परेरी, अल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट टाइम टेबल, ये होता है, ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मास्टर टाइम टेबल, गेम्स टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल जिसमें स्कूल में जो टीचर वाइज है और क्लास वाइज है दोनों शामिल होंगे। मिसाल के वो 6ठी क्लास है तो इसमें से पहला पीरियड सब्जेक्ट इंग्लिश है और टीचर का नाम मिस्टर रिजवान है, ठीक है। दूसरा पीरियड उर्दू का है तो मिस सलमा है, वगैरह वगैरह, इस तरह। तो ये मास्टर होता है। फिर गेम्स के लिए कोई टाइम टेबल बनाया जाता है, अगर कोई गेम्स के लिए कोई वीक रखा गया तो उसके लिए बनाया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटी, इस तरह कोई क्विज़ वगैरह, बज़्म अदब है या इस तरह के लिए। होमवर्क का टाइम टेबल, होमवर्क जो अच्छे बड़े स्कूल्स होते हैं चेंज के, वहाँ पर इस तरह भी होता है कि होमवर्क के लिए भी बाकायदा टाइम टेबल होता है, उसके अंदर चेक किया जाता है। तो ये 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं टाइम टेबल की, ठीक है। अब ये एक नोटिफिकेशन है तो इसमें एक स्लाइड मिसिंग है, उस स्लाइड हम यहाँ से देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि वर्कलोड कैसे होगा, सब्जेक्ट कैसे डिवाइड किए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के कितने पीरियड्स होंगे, एक टीचर एक वीक में कितने पीरियड्स पढ़ाएगा और हफ्ते में कितने मैक्सिमम पीरियड होंगे, सर्दियों में कितने पीरियड होंगे, गर्मियों में कितने होंगे। ये सारा जो वर्कलोड है इस नोटिफिकेशन में जो 2013 में इशू था इसके अंदर मौजूद है। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखें कि आपके एक वीक के अंदर टोटल पीरियड्स कितने होंगे। ये 6ठी से 8वीं तक की बात है। 6 to 8 पीरियड्स पर वीक होंगे। कितने जी? 45 पीरियड्स पर वीक होंगे 6 to 8 ग्रेड के लिए, 6ठी से 8वीं एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, ठीक है। नोट, इन ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स एंड दोज हाई स्कूल वेयर कंप्यूटर लैब्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड, जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स नहीं है वहाँ पे आप 6 पीरियड जो है वो एलोकेट करेंगे अरेबिक्स के लिए, और जहाँ पे जो है वो कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ पे आप डिवाइड कर लेंगे कि 3 पीरियड अरेबिक के लिए और 3 कंप्यूटर के लिए। आप ये देखें नंबर ऑफ़ पीरियड्स पर वीक किस सब्जेक्ट के कितने होंगे। 6ठी से 8वीं उर्दू के 6, ठीक है, इंग्लिश के 9, मैथ के 9, साइंस के 9, जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, कंप्यूटर, ये 3-3, ठीक है। बाकी कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर है, होम इकोनॉमिक्स है, पर्शियन है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, तो इसके 3। तो ये जो मैथ और साइंस के 6 हैं, मैथ के 6, साइंस के 6, मैथ के 6, साइंस के 6, मैथ 6, आपने 9 का, इंग्लिश के 9 है ना। उर्दू मैथ और इंग्लिश, उर्दू मैथ और इंग्लिश 6, उर्दू मैथ और साइंस के 6 हैं सबके, इंग्लिश के 9 हैं, इस्लामियात, जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री के 3 हैं, और होम इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर के भी 3 हैं, अरेबिक के 3 होंगे, कंप्यूटर के 3 होंगे। अगर कंप्यूटर लैब नहीं है तो फिर अरेबिक के 6 होंगे, ठीक है। सर ये इंग्लिश के 9 कैसे हो सकते हैं? एक दिन में 2 एक दिन में 2, फिर एक दिन में 2 कर लेते हैं ना, हफ्ते में 3 दिन 2 कर लेंगे, बाकी दिनों में 1-1।
अब ये 9वीं से 10वीं अगर आप देखें कि 9 से 10 तक इसमें क्या डिवीज़न है। उर्दू के 6, इंग्लिश के 9, ठीक है। अच्छा, मैथ के 6, फ़िज़िक्स के 6, केमिस्ट्री के 6, बायो के 6, ठीक है। यानी हर रोज़ जो है ना वो आपका एक पीरियड होगा, ठीक हो गया। पाक स्टडी 3, इस्लामियात 3, जनरल मैथ आर्ट्स वालों के लिए, जनरल मैथ और जनरल साइंस के 6-6, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, दोनों के 6-6 होंगे, ठीक हो गया। ये 9वीं और 10वीं के लिए सब्जेक्ट वर्कलोड है। अच्छा, अब उसके बाद ये एक स्लाइड मेरे से पता नहीं मैंने बनाई थी, मुझे कैसे डिलीट हो गई है शायद गलती से। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं कि एक पीरियड में एक उस्ताद के वीक में एक उस्ताद के कितने पीरियड होंगे। प्राइमरी वाले तो बेचारे आल ही नाल है ना, उन्होंने तो पूरा वीक पढ़ाना है, कोई छुट्टी नहीं है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इस नोटिफिकेशन में देखते हैं, फिर मैं आपको ये नोट्स बाद में भेजूँगा ये स्लाइड ऐड करके, अभी मैं नहीं भेज रहा, वैसे स्लाइड्स बनी हुई तो हैं। जो EST हैं या ESC SC हैं, यानी एलिमेंट्री स्कूल में जो टीचर हैं एलिमेंट्री पोर्शन में 6ठी से 8वीं तक, वो हफ्ते के 36 पीरियड पढ़ाएंगे। कितने? एक दिन के कितने बनेंगे जी? एक दिन के कितने बनेंगे इनके? शाबाश जी, कितने बनेंगे एक दिन के? 6 बनेंगे, यस। जो SST हैं वो एक हफ्ते के 33 पीरियड लेंगे। कितने जी? 33 पर वीक। जो SS हैं और SSS हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, 28 लेंगे। PET गेम्स के असेंबली के अलावा 18 पीरियड लेगा। ये जो हमारे PETs हजरात हैं स्कूलों के अंदर, वो कहते हैं कि जी हमारा काम ये नहीं है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप उनको दिखा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हाई स्कूलों के हेडमास्टर डिप्टी DO तक ले जाए। तो PET जो है वो 18 पीरियड, फिज़िकल एजुकेशन टीचर 18 पीरियड पर वीक लेगा, ठीक है। तो हाई स्कूल एलिमेंट्री स्कूल का हेडमास्टर वो, या कम्युनिटी मॉडल स्कूल का हेडमास्टर की हेडमिस्ट्रेस, ये 18 लेंगे, 18 पीरियड पर वीक। डिप्टी हेडमास्टर, ये सीट हमारे यहाँ कोई पूरे पंजाब में 2-3 है टोटल, ये भी 18 लेंगे, ठीक है। तो हाई स्कूल का हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर हाई स्कूल का, प्रिंसिपल, ये 12 पीरियड पर वीक लेंगे। ये है जी उनके लिए वर्क डिवीज़न, ठीक है, ये उनके लिए वर्क डिवीज़न है। यहाँ से एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि इनरोलमेंट डिटरमिन्ड ऑन 31 ऑफ द अक्टूबर विल बी कंसिडर्ड एज बेस लाइन। ये जो बेस लाइन होती है, ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि हम 31 अक्टूबर हमारा जो सेंसस ईयर 31 अक्टूबर पे एंड होता है, यही हमारी फिर बेस लाइन बन जाती है, ठीक हो गया जी। अब है जी प्रोविज़न ऑफ टीचिंग स्टाफ। ये जो फार्मूला अभी ये जो रैशनलाइजेशन होगी तो इस फार्मूले को हेर फेर किया जाएगा थोड़ा सा, अभी तक ये चल रहा है। तो इसमें कोई चेंजिंग हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपडेट दे दूंगा। प्राइमरी स्कूल जिसकी तादाद 60 है वहाँ पे 2 PST होंगे, रैशनलाइजेशन इसी पे होगी, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जहाँ पे 60 बच्चे हैं वहाँ पे कितने टीचर होंगे? 2 PST होंगे, ठीक है। और अगर तादाद 61 से 90 है तो कितने होंगे? 3। और अगर उसके बाद एवरी 40 एडिशनल इनरोलमेंट पे एक और टीचर आएगा, यानी 130 तक 4 हो जाएंगे, 170 पे 5 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, अगर 91 तादाद है तो तादाद 4 हो जाएगी टीचर्स की, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर 131 हो जाती है उधर से तो 5 हो जाएंगे, 171 हो जाती है तो 6 हो जाएंगे। तो एलिमेंट्री स्कूल, सिंगल सेक्शन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल है जो सिंगल सेक्शन है, उसमें एक हेडमास्टर होगा SST जो कि होगा, एक PET, एक अरेबिक टीचर, एक EST जनरल, एक EST साइंस या मैथ, बाकी PST जितने भी वहाँ पे सेक्शन हैं वो इस हिसाब से होंगे, वहाँ पे भी इस हिसाब से होंगी, उधर भी। तो कितनी? 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मिनिमम वहाँ पे होंगे, ठीक है। एडिशनल 1 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। एडिशनल अगर एक किसी क्लास किसी स्कूल के अंदर 6ठी की फ़र्ज़ करें 2 सेक्शन बन गए, ठीक है, तो ये सेक्शन की भी फिर हम देखते हैं कि अगर सेक्शन में आपकी तादाद 50+ होती है तो फिर आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। वो भी उस सूरत में कि अगर आपके पास मिनिमम जो है ना वो अगले सेक्शन के लिए 20 बच्चे हैं तो 1.5 EST जी। सर कई एलिमेंट्री स्कूल्स में SSEITs हैं, तो फिर वो भी उनकी पोस्ट रहेगी या वो भी ख़त्म करेंगे? नहीं, जहाँ पे लैब्स हैं वहाँ लैब्स जहाँ पे बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी।
अच्छा, एडिशनल वन सेक्शन ऑफ ईच क्लास। आप देखेंगे अगर एक सेक्शन है तो 1.5 EST, 2 सेक्शन है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर 1 EST उनको दिया जाए, 1.5 EST एक सेक्शन पे, यानी फ़र्ज़ करें एक सेक्शन है तो एक ही बंदा मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। 2 सेक्शन है तो फिर 3 दे देंगे। सिंगल सेक्शन स्कूल, ये हाई स्कूल है, उसमें एक हेड मास्टर होगा हाई स्कूल का, एक SST आर्ट्स होगा, एक SST साइंस होगा, एक कंप्यूटर SST होगा और एक जो है EST ड्राइंग मास्टर या होम इकनॉमिक्स होगा, ठीक है। तो हाई स्कूल में भी इसी तरह ऊपर अगर उसके सेक्शन है, 9th क्लास में भी सेक्शन है, 8वीं में भी है, 6ठी से 8वीं में सेक्शन है, तो उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। प्राइमरी में भी यही होगा। हाई स्कूल में अगर 9th के 2 सेक्शन है तो फिर हर एक सेक्शन पे, एडिशनल सेक्शन पे 1.5 टीचर, यानी 2 सेक्शंस पे फिर 3 टीचर्स उनको दिए जाएंगे। तो एक सेक्शन में मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे? 50। हर एडिशनल सेक्शन में भी कितने बच्चे होंगे? 50। और जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें मिनिमम 20 होने चाहिए। तो इसमें भी 45 वीक्स पीरियड्स पर वीक्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे। 5 फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन 5 पीरियड्स होंगे, जुमे के दिन 5 पीरियड्स होंगे। और पीरियड का दौरानिया जो है सर्दियों में 40 मिनट होगा, गर्मियों में 35 मिनट होगा। ये सवाल पूछा जा चुका है, FPSC के पेपर में पूछा गया मेरे वैसे ये वाला सवाल। तो सर्दियों में 40 मिनट और गर्मियों में हमारे यहाँ ड्यूरेशन कितना है? 35 मिनट। ये मैंने बता दिया आपको स्कूल आवर्स, ठीक है, ऑलरेडी बता दी हमने। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये साइंस की बात की जा रही है कि साइंस में भी, जनरल साइंस भी साइंस के टीचर पढ़ाएंगे हाई स्कूलों के अंदर। जी, जो भी क्वेश्चन है अब आपके, आप पूछ सकते हैं प्लीज़। कल कि ना जो टेस्ट होना है ये विजुअल यूनिवर्सिटी में लेना है। सॉरी, मिनिस्टर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है जो टेस्ट होना है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लेना है। तो क्या आप बता सकते हैं ये MCQs बेस्ड टेस्ट होगा कि सब्जेक्टिव टाइप? सर MCQs ही होगा, क्योंकि टेस्ट कोई भी ले रहा है ना, कोई भी एजेंसी ले रही है, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सब्जेक्टिव आपका टेस्ट ले इतने ज़्यादा लोगों का। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ये है कि साफ ज़ाहिर है कि उनका एक सेटअप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर उसके ज़रिए अगर हो वो फिर वही टैबलेट के ज़रिए आपको सेंटर्स पे इकट्ठा किया जाएगा। मैंने बताया था शुरू में, आपको सेंटर्स पे इकट्ठा कर लिया जाएगा। आपको टैबलेट उनके अपने वो हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने भी उन्होंने हायर किए होते हैं, टेक्निकल कॉलेज वगैरह। तो वहाँ पे आपके वो बैचेस बना दिए जाएंगे। तो हर बैच में 200, 400 लोग आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 से 1200, 1500 लोगों ने अप्लाई करना है, हर एक ने तो करना नहीं है। तो वो 2-3 दिन में मेरे ख्याल में हो जाएगा काम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ये होता है कि उन्होंने ना वो किसी कॉलेज के तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तरीकाकार ये है, जो मेरे इल्म में है, वो ये है कि वो उनके पास वो किसी भी स्कूल के साथ अपनी एग्रीमेंट कर लेते हैं, उधर ही उनके पेपर होते हैं जो अपने वो लेते हैं। साफ ज़रा एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, उनके पेपर भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी लेटर टाइप करने की जहाँ तक बात है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि लेटर या रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, वो हम पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि डिप्टी DO/COs के पेपर में पूछे गए हैं सवाल। लेकिन मेरे ख्याल में आपके पेपर में ये चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आएंगी तो इंशाल्लाह वो सारी मैं आप लोगों को कराऊँगा। जी, तो ये हमारा सेशन था जी, 2 दिन ये सेशन फ्री था। 3000 इसकी, थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बात मुकम्मल कर लें। सेशन की फ़ीस होगी 3000। आप में से जो अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ा से उसको पसंद आए हैं लेक्चर, नोट्स, मेथड ज्वाइन करना चाहे, कल और परसों 2 दिन आपको रजिस्ट्रेशन का हम टाइम देंगे, तो इस दौरान अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। अकाउंट नंबर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। 3000 फ़ीस होगी, टोटल है फुल सेशन की है। इसमें इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल जो है ना इस सेशन के हवाले से तैयारी कराई जाएगी। अब आपके जो भी क्वेश्चन है मज़ीद पूछें। जी सर, हमारा पेपर व्यू सेट करेगी? सर बताइएगा कि नॉन टीचिंग को क्यों एड किया जाता है? पेपर मेरे ख्याल में कि पेपर वीयू सेट नहीं करेगी, क्योंकि वीयू को तो नहीं पता कि आपको किस तरह के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, ये कायद जिसको आजकल पैक्टा कहा गया, तो पैक्टा आपका पेपर बनाएगा, ठीक है। कायद पंजाब जो पुराना नाम था, पैक्टा जो आजकल बना है, तो पैक्टा जो है वो पेपर बना के उनको देगा, उन्होंने कंडक्ट करने। जी, क्या सवाल कर रहे थे सर, दोबारा पूछें। कोई वर्ड पे टाइपिंग वगैरह का मैं सवाल कर रहा था, नॉन टीचिंग में भी हाई क्वालिफाइड लोग हैं, तो उनको भी ऐड किया जाता है इसके लिए, हालांकि उनका एजुकेशन तो काफी एक्सपीरियंस होता है।
सर ये फीमेल भी बात करी थी, आप भी दोबारा काइंडली, आपको जहमत दे रहे हैं, दोबारा पूछ लें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। ऐसे कि मैं पूछ रहा था कि भाई हम लगता है कि नॉन टीचिंग जिसमें एमएससी वाले लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनको क्यों ऐसा इस पेमेंट में नहीं दिया जा रहा कि वो भी एंटरटेन करो अपनी सलाहियत को आजमाएं? नहीं, सलाहियत की बात है कि सलाहियतें एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, टीचिंग में क्वालिफ़िकेशन शायद मैटर करती है कहीं पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक स्किल ओरिएंटेड काम है, ना कि नॉलेज बेस्ड है, तो मेरे ख्याल में ये उसकी वजह हो सकती है। जी, और कोई सवाल पूछ रही थी? इसमें क्वालिफिकेशन के मार्क्स बिल्कुल नहीं है, टेस्ट के होंगे। जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेस्ट में हमें दें कोई लेटर टाइप करने के लिए, जैसे किसी डेप्टी डीओ को लिखें, जीओ को लिखें? हाँ, वो मैंने बताया है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई जहन इस तरह बन जाए। तो लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरह ऑफिशियल लेटर पढ़ते किस तरह हैं, उनको अपने रिकॉर्ड में कैसे रखते हैं। चूँकि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम ना रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रखते हैं भेजते हुए, ना फिर लेते हुए, सिर्फ हमारे ऑफिसेज़ के अंदर ये रिकॉर्ड रजिस्टरों के अंदर लिखा जाता है, लिखने की हद तक है जी ये लेटर आया, ये गया। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला इस पे जितने भी हमारे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं उनके बारे में ज़रूर हम देखें। ये जो कम्युनिकेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोलना कैसे है, सुनना कैसे है, नहीं, उसका मतलब यही है कि आपने रिपोर्ट्स ऊपर से जो आती हैं तो उनको कैसे लेकर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है या इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, और आपने अगर हायर अथॉरिटीज़ को कोई कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके सिलेबस का पार्ट है, ये मैं सारा कराऊंगा, और जितनी भी तरह के लेटर एक हेड के डोमेन के अंदर आते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। सर मेरा एक सवाल है जी। इरफान साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। प्राइमरी स्कूल में जो पीएसटी की कैजुअल लीव है वो हेड टीचर, प्राइमरी का हेड टीचर रिकमेंड करता है या एईओ करता है? सर मैंने बताया कि हेड की एईओ करता है, बाकी स्टाफ की हेड खुद करता है, अपने लोअर स्टाफ की हेड खुद करता है और हेड की एईओ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन स्लाइड्स की शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर ये स्लाइड जो है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हाई स्कूल में एसएसटी के तौर पर काम कर रही हूँ, तो मैं हेडशिप के लिए टेस्ट देती हूँ, तो मैं किसी भी एलिमेंट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, किसी और स्कूल के लिए? हाँ, वो तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना। अब ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ उसी स्कूल में लगना, नहीं, ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप कर सकेंगी। जी, स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जी, कोई और सवाल? ऑफिशियल ग्रुप बन गया इसका? क्या मतलब? ऑफिशियल ही है ग्रुप। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, जो आपने कल बुक शेयर की थी वो मुझे पीडीएफ में मिल सकती हैं? पीडीएफ मेरे पास बुक्स हैं, टाइम नहीं है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पीडीएफ बना के भेजूं, तो ये आपको मार्केट से कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, मैं वैसे ये कराऊंगा क्योंकि लेक्चर्स दिए हैं, जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं लिए वो बाद में मिल जाएंगे उनको ये वाले, तो साफ ज़रा मिलेंगे। रिकॉर्डिंग इसलिए तो कर रहे हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे लेक्चर ये जो आप बाकी ये जो करवा रहे हैं ये बुक से पढ़ के ही है, उसके बाद बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरी। नहीं, वो किसी किसी को होता है क्रेज़। तो ये बुक्स जो है ना, अव्वल तो आपको कहीं से मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये 2014-15 में आई थी। अब उस वक्त जो हमारे हेड्स हैं ये उन्होंने आगे पीछे कर दी होंगी, तो ये तो मुझे जहाँ से जो, चूँकि मैं एजुकेशन की फ़ील्ड से पिछले 4-5 सालों से मुंसलिक हूँ, तो ख़ास तौर पर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कैटेगरी की सीट्स आती हैं उनकी मैं तैयारी कराता हूँ, तो इसलिए फिर मैं तो ये रिकॉर्ड रखता हूँ। ये बहुत कम लोगों के पास शायद ही हों। बाकी ये है कि इसकी पीडीएफ बना के भेजना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैं तो एक दिन में जो आपके नोट्स तैयार करता हूँ ये कोई 4-5-6 सोर्सेज से जाके चेक करता हूँ, उनको वेरीफाई करता हूँ, करंट पॉलिसीज़ के साथ उनको कंपेयर करना होता है। अब ये तो नहीं है कि 2013 की कोई चीज़ उठा के आपको दे दें तो फिर आपको फ़ायदा ही ना हो, उल्टा नुकसान हो जाए। तो इसलिए ये शहनाज अपना कैमरा ऑफ करें। और सर जो ये क्लास होगी डेली 10 o'clock की हुआ करेगी? यस इंशाल्लाह, क्योंकि इवनिंग में फिर मेरे पास और लेक्चर होते हैं। ये शहनाज प्लीज़ आपका कैमरा ऑन है, इसको ऑफ रखें। ठीक है
जी कोई और सवाल किसी का? जी अब 2 दिन आपको हम टाइम दे रहे हैं, कल और परसों का आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। होपफुली परसों हम इंशाल्लाह ताला फिर सेशन रखेंगे, उसके लिए फिर आपको लिंक्स वगैरह अलग होंगे, साफ ज़रा ये वाला नहीं होगा। तो जो अब इस सेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर उसी का मैं पूछ रही थी ना, पेड ग्रुप के बारे में जो मैंने ऑफिशियल ग्रुप का पूछा था। जी जी वो अभी बनाना है, वो अभी बनाएंगे हम। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन। जी जी जो इंटरव्यू होगा वो भी इसी जो आप तैयारी करवाएंगे? हाँ इसी में यही जो फीस है यही है, एक दफ़ा या वन टाइम है, पूरे सेशन की है। पूरे सेशन से मुराद टेस्ट प्लस इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू की जहाँ तक बात है ना, आपका इंशाल्लाह अब ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले करते तो हैं लेकिन सुनी पढ़ी नहीं होंगी। ये जो चीज़ें हम आज करा रहे हैं, कल कुछ देखी हैं, कुछ आज देखी हैं, तो इससे बाहर उन्होंने कुछ नहीं जाके पूछना। तो कुछ जनरल बातें पूछेंगे, मिसाल के तौर पर इंटरव्यू में व्हाट इज़ ड्रॉप आउट क्या आता है, आप अपने स्कूल के ड्रॉप आउट को कैसे कम कर सकते हैं, इनरोलमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, टीचर 2 लड़ पड़ते हैं कैसे उनका झगड़ा ख़त्म करवाएंगे। इस तरह के जो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं वो फिर हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह ताला आखिरी 2-3 लेक्चर्स के अंदर सिचुएशनल चीज़ें भी कवर करेंगे, ताकि और इंटरव्यू की 95% तैयारी आपकी यही है। सही नहीं, यही चीज़ें उन्होंने पूछनी है आपसे। जो मिनिस्टर साहब का वो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे हम कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से इंटरव्यू में जो हमने भर्ती किए हैं सीईओ उनको बिठाएंगे, वो फिर चेक करेंगे इनका। साफ ज़रा सीईओ डीओ डिप्टी डीओ बैठेंगे साफ ज़रा। वो तो देखें ना, आपके पास जब मेरी एक बात सुने, अब मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया ना, अब मेरा जो डाटा है अगर ये अच्छा ना होता तो यकीनन मैं अच्छा बोलने की कोशिश भी करता तो ना बोल सकता, ठीक है, मेरे प्रिपेयर्ड ना होती चीज़। अच्छा दूसरा ये है कि अगर मुझे डाटा है लेकिन मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूँगा, आपको क्या समझाऊँगा। आप में से कल मैं देख रहा था कि जब सेशन मेरा स्टार्ट हुआ है 137 लोग थे, उसके बाद मैंने 20 मिनट के बाद देखा 137 लोग ही थे। इसका मतलब ये है कि लोगों को समझ आ रही। तो जब आपके पास नॉलेज होता है ना, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया जस्ट, इसको ये ना समझिएगा कि मुझे कोई मतलब ये है कि कोई मैं खलाई मखलूक बन गया हूँ, सिर्फ ये एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि जब आपको नॉलेज होता है फिर आप कॉन्फिडेंस होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंटली फिर आप बात करते हैं, अगले के सवाल को समझ के जवाब देने की जसारत भी रखते होते हैं आप, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछे कि जी पीरियड जो है ना उसका ड्यूरेशन कितना होता है जी छठी क्लास के अंदर, अब जब आपने पढ़ा हुआ है कि अब आप देखेंगे आप उसको बड़ा उसके बात करेंगे कि सर सर्दियों में ये होता है, गर्मियों में ये होता है। अब एक बंदा जिसको इल्म ही नहीं है वो पता है क्या कहेगा, सर हमारे स्कूल में तो 40 मिनट का होता है या 45 मिनट का होता है या 50 का होता है या 30 मिनट का होता है। अब ये मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे के मुताबिक इस जवाब में और आपका जो ऑथेंटिक आंसर है उसमें फिर फ़र्क होगा। अगला बंदा इम्प्रेस होता है जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे अंदाजे से इस तरह की बात जब हम करते हैं तो अगले को ये लगता है कि इसे खुद भी कंफर्म नहीं है। जी ये सारे सर जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे ना, पढ़ा लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए ना जो जितने भी रजिस्टर्ड होंगे हमारे पार्टिसिपेंट, उनसे ना एक डेमो के तौर पे इंटरव्यू लिया जाए, मुख्तलिफ क्वेश्चन चलें वो कर लेंगे। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेंगे, अल्लाह खैर करेंगे। तो उसमें मेरी बात सुने, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग शायद इससे एग्री करें या ना करें। ये जो चीज़ें आपने कल पढ़ी हैं या ये जो चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, इनमें से 80% चीज़ें सिर्फ उन लोगों को पता हैं जो कि एजुकेशन की तैयारी किसी एग्ज़ाम के लिए कर, बाकी लोगों को नहीं पता। मतलब बाकी हमें इतना ही पता है कि हमने स्कूल में जाके कुछ पीरियड पढ़ाना, ऐसे है कि नहीं है। तो इस वक्त भी 80% लोग यही सोच रहे हैं कि क्या मसला है, क्या मसला है जी, क्योंकि आपको ये कोई मसला है, ये तो टेस्ट हमारे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो जाऊंगा टेस्ट ये देखना मुझे 100/100, ये वाली बात नहीं है। ये जब आप टेस्ट देने जाएंगे ना, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वहाँ आपके सामने यही होंगी थोड़े से टेक्निकल वे में, वहाँ पे जिसने पढ़ी है उसको इंशाल्लाह ताला समझने में अटैम्प्ट करना आसान होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पढ़ेंगे तो ही कामयाब होंगे, मतलब किसी भी सोर्स से आप तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी मेरे से अच्छा आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर टाइम टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाई स्कूल के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर टाइम टेबल 8 पीरियड पर मुश्तमिल होगा या 9 पीरियड पर मुश्तमिल होगा? 9 पीरियड होते हैं सर।
कोई अस्सलाम वालेकुम सर। तो स्टैंडर्ड इसका बता 45 को डिवाइड करें ना 6 दिनों पे, आठ बनेंगे फिर। 45 पर वीक है ना सर, 45 पर वीक है तो उसको डिवाइड करें फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अब तो वैसे भी सैटरडे भी ऑफ होता है सर। सिग्नल का इशू बहुत रहा है आज डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में। मैं तकरीबन 35 मिनट जो ना आपकी आवाज़ सुन नहीं पाया हूँ। मैं लास्ट आवाज़ आपकी टाइम टेबल मैनेजमेंट पे थे हम, और उसमें हम डिवीजन कर रहे थे टाइम टेबल्स। अभी आप वो डेफिनेशन ही कर रहे थे, तो उसके बाद सिग्नल अब आए सर। आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। कोई और सवाल जी किसी सर का? अब 2 दिन के बाद क्लास होगी। हाँ जी इंशाल्लाह। तो सर कल के बारे में सर जो आज पे कर देते हैं ड्यूज वगैरह जमा करा सर परसों इंशाल्लाह वो इसी ग्रुप में नहीं, ग्रुप हम शायद अलग करेंगे, देखते हैं वो हम प्लान करेंगे सिचुएशन को देख के। बहरहाल कल क्लास नहीं होगी, कल रजिस्ट्रेशन कल तक करवा लें सारे लोग, परसों से फिर हम इंशाल्लाह ताला डेली हम 3 से 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। इसी तरह टोटल आपके कोई 40+ टॉपिक्स हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स बड़े हैं जो एक दिन में एक ही होगा जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके जी, कोई और सवाल किसी का? पेमेंट का मेथड आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है।